Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start chapter Gravitation, Unit 6 with modern ABC book reading. So, gravitation word हमने बहुत बार सुना हुआ है, तो 11th से आने से पहले ही हम सुनते आ रहे हैं 9th से कि व्हाट इज़ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, है ना। तो ग्रेविटी आज हम इसके बारे में थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे। तो जब भी ग्रेविटी या ग्रेविटेशन वर्ड हमारे माइंड में आता है तो सबसे पहले तो हमें यही दिमाग में आता है कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है या रेन ऊपर से नीचे ही क्यों आती है। सो ग्रेविटी है क्या सबसे पहले। तो ग्रेविटी आने से पहले बहुत सारे ये लॉ आने से पहले ये स्टडी आने से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत अलग अलग थ्योरीज दी, बहुत कुछ दिया और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद ग्रेविटी हमारे जो ये स्टडी बनी वो फॉर्मुलेटेड हुई। सो आज हम उसी के बारे में ही स्टडी करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास आए केपलर। यहाँ पर उन्होंने केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी जो मोशन है उन्हें कहा जाता है, उन्होंने जो लॉ दिए उनको कंबाइनली बोला जाता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उन्होंने 3 लॉ दिए, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड्स। ये उन्होंने 3 हमें लॉ दिए थे। तो इन लॉ से पहले जो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले हम वो रीड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा हम जो है ना अपनी अपनी स्टडी की और बहुत कुछ किया। तो तभी उनमें से एक न्यूटन सर थे, उन्होंने क्या किया, ग्रेविटी के ऊपर एक यूनिवर्सल लॉ बना दिया। और उस टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि कोई अभी तक लॉ नहीं था इसके ऊपर, तो उन्होंने एक लॉ बना दिया। और ये नहीं सिर्फ थ्योरेटिकली या सिर्फ प्रैक्टिकली उन्होंने सिर्फ लॉ एक बता दिया हमें कि ये लॉ है, ऐसे ऐसे सब फॉलो होता है। नो, उन्होंने विद मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमें लॉ दिया और इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला जाता है। ये 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो लॉ था ये यूनिवर्सल का क्यों बोला गया इसे, क्योंकि ये सब पर ही एप्लीकेबल था, चाहे वो चीज़ कोई छोटी है चाहे वो बहुत बड़ी है, तो यूनिवर्सली सब पर एप्लीकेबल था ये। तो उन्होंने क्या कहा था, कहते एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बॉडी विद द फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। तो ये क्या बोल रहे हैं, कहते हैं ये लॉ बोलता है कि कहते एवरी कोई भी बॉडी, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है, चाहे वो बहुत बड़ी है चाहे वो छोटी है, उनमें से कोई 2 बॉडीज़ के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशनल बोलते हैं, उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। सो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी के भी बीच में हो सकता है, चाहे वो कोई बुक है या पेन है, बुक और पेन के बीच में हो सकता है, ये 2 बॉल्स के बीच में हो सकता है। तो किसी के भी बीच में जो फोर्स है वो क्या, जो यूनिवर्सल मतलब हर एक बॉडी के ऊपर दोनों के बीच होते हैं, तो उसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है सेकेंड लाइन में, कहते विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब कि जो 2 बॉडीज़ के बीच की अट्रैक्शन है उन दोनों के मासेस का प्रोडक्ट, जो फोर्स होगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, m1 एंड m2। मतलब जो 2 बॉडीज़ के बीच का, जिनके बीच का हम जो अट्रैक्शन है वो मेजर कर रहे हैं, तो उन दोनों का मास होगा एंड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, r²। r इज़ व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉडीज़। जो बॉडीज़ हमने ली हैं उनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा r² और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये। ठीक है, मीन्स अगर मास ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, ग्रेविटी जो फोर्स होगी, और अगर आर ज़्यादा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फोर्स क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया, देखो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। ये आ गया r² नीचे लिया क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम इक्वल टू लगाने के बाद एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट क्या लगा, g, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल मतलब सब पे एप्लीकेबल है, कांस्टेंट है ग्रेविटेशन का।
अगर हमें मासेस दोनों 1 दिए गए हैं और r भी दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 हो, तो जो g है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो फोर्स के इक्वल आ जाता है. सो द वैल्यू ऑफ g डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडीज. मतलब इनके नेचर कैसी हैं इस पे डिपेंड नहीं करता, वो बस उनके मासेस पे डिपेंड करता है. ठीक है जी. और g की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है. ये कई बार MCQ कॉम्पिटिटिव में कहीं पर भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यहाँ पर क्या आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8. वैसे ये नहीं, हमें ये करनी होती है मेजरली क्योंकि ये SI में है. 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर सेकेंड kg -2 इनवर्स. तो ये यूनिट्स जो है न्यूटन मीटर सेकेंड kg, ये कैसे लर्न करनी. सबसे पहले इन्हें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. जब हम यहाँ पर हमने निकाले, जब हम डायमेंशंस निकालते हैं तो अब हम यूनिट्स भी लिख सकते हैं, साथ में हम यूनिट्स भी पता कर सकते हैं उस फार्मूले से. उसी तरह हम इस फार्मूले से भी इसकी यूनिट्स निकाल सकते हैं. देखो फार्मूला क्या है, F इज़ इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. सो देखो F ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं. मास की यूनिट क्या होती है, ये देखो क्या आ जाएगी, G या फिर जी मत भी लिखो. सो kg अपॉन ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर. अब ये तो देखो फोर्स क्या है, हमें किसकी बतानी थी, ग्रेविटेशनल की. तो देखो g किसके इक्वल आ जाएगा, g की वैल्यू क्या आएगी, जो r है, r इसके साथ ये डिवाइड में है, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा f r स्क्वायर. ये क्या है, मल्टीप्लाई में ये आके डिवाइड हो जाएगा m1 अपॉन m2. देखो g इज़ इक्वल टू फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वहाँ पर न्यूटन आ गई. और आर हम अगर ऐसा ही ले रहे हैं तो हम मीटर लेंगे. सो मीटर स्क्वायर अपॉन मास की क्या होती है ऐसा यूनिट, kg. 2 मासेस है तो kg स्क्वायर. तो हम जब ऊपर लेके आते हैं तो हम क्या माइनस में कर देते हैं पावर. सो kg -2, ये हमारी यूनिट्स आ गई. तो ऐसे यूनिट्स को रट्टा नहीं लगाना, जब हम समझ के करते तो हमें अंडरस्टैंड हो जाता है, हमें समझ में आ जाता है, तो वो चीज़ें इजी हो जाती हैं रादर दैन रट्टाफिकेशन. सो अब हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, वो क्या बोलता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. और हमने वहाँ पर g की वैल्यू देख ली, f की वैल्यू भी देख ली. ये देखो ये आ गया, g इज़ इक्वल टू एफ स्क्वायर, ये हमने पता कर लिया अभी. और ये उसकी वैल्यू वहाँ पर उन्होंने ये कैलकुलेट किया हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है, बट हमें मेनली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, फार्मूला. अब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो देख, जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटी. देखो वो क्या बोलते हैं, कहते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो अर्थ ने एक्सर्ट की, मतलब अर्थ के बॉडी और अर्थ के बीच में, ठीक है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पुल, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी. सो ग्रेविटेशन हमें पता चल गया, चैप्टर का नेम ग्रेविटी. सो ग्रेविटी क्या होती है, अर्थ और ऑब्जेक्ट सेम के बीच में जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पुल या फिर ग्रेविटी. देखो ये अर्थ है तो अर्थ और यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में जो होगा वो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटी. सो आगे है, कहते वी नो दैट व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन. कहते जब भी कोई फोर्स एक्ट करती है किसी भी बॉडी पे तो वो एक्सेलरेट हो जाता है, वो मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वो एक्सेलरेट हो जाएगा. तो कहते देयरफॉर अ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल मस्ट एक्सेलरेट. तो कहते हैं अगर कोई ग्रेविटेशनल पुल के अंडर कोई बॉडी है तो क्या होगी, वो हमेशा एक्सेलरेट हो जाएगी, मतलब वो मूव करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन में भी कोई एक फोर्स है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो जब फोर्स अप्लाई होती है तो कोई बॉडी एक्सेलरेट करती है, वो मूव करती है. सो इसी तरीके से अगर कहते हैं कोई भी बॉडी है जो ग्रेविटेशनल पुल के अंडर इफेक्ट में होगी तो वो हमेशा एक्सेलरेट होगी. और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इन द मोशन ऑफ अ बॉडी, मतलब कहते हैं अगर कोई बॉडी मोशन में होती है और जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर तो हमने पढ़ लिया कि ग्रेविटी क्या है, यहाँ पर जो हम मेन पे आए थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है किसी भी बॉडी में अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहते हैं द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेदर द बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इज़ लाइट वन और हैवी वन। देखो वो बोलते हैं कि अगर कोई भी बॉडी जो अर्थ मान लो कोई हाइट से नीचे गिर रही है, तो कहते हैं वो जो ग्रेविटेशन है ना वो उस पर नहीं डिपेंड करती, जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगी कि वो भारी है या लाइटर है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो तो कांस्टेंट है, वो तो सेम ही रहेगी, तो वो कहते हैं मासेस पे डिपेंड नहीं करेगी। पर ये हमें पता है कि अगर ये अर्थ का सरफेस है तो यहाँ पर अगर हम कोई चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन या जो ग्रेविटी है वो क्या होगी, कम होगी। नीचे फेंकेंगे तो भी ग्रेविटी, अगर अर्थ के सरफेस से ही नीचे मतलब इसके अंदर, ठीक है, जैसे हम गड्ढा खोदते हैं उसमें कुछ चीज़ जो है हम फेंकेंगे तो क्या होगी, उसकी भी ग्रेविटेशन क्या होगी, कम होगी। बट अगर यहाँ से किसी भी हाइट से अगर कोई बॉडी नीचे फॉल कर रही है तो उसकी ग्रेविटेशन हमेशा सेम ही रहेगी। मीन्स जैसे हम ऊपर से मान लीजिए कोई आपने छत से कोई बॉल नीचे फेंकी तो वो बॉल जैसे जैसे नीचे आएगी उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होती जाएगी, और जैसे जैसे अगर मान लीजिए आपने अर्थ के बाहर या ऊपर या आपने छत से खड़े होकर या ऊपर बॉल फेंकी तो वो उसकी जो ग्रेविटी है वो हमेशा कम होती जाएगी, क्योंकि आप हाइट से जाओगे, आप अर्थ के सरफेस से दूर होते जाओगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशन पुल कमज़ोर होता जाएगा तो आपकी ग्रेविटी कम होती जाएगी। और हम जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड लेते हैं इनवर्स में, और अगर ये नहीं दिया हो तो हम 10 भी ले सकते हैं, मीन्स कि राउंड ऑफ करके ये 10 होता है, अदरवाइज 9.8 मीटर पर सेकंड। अब वो बोल रहे हैं एक्सप्रेसिंग फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो एक्सप्रेशन है वो कैसे होगा। देखो हमारा जो सिंपल फोर्स है वो तो ये होगी Gmm/r²। सो देखो जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू Gmm/r², मीन्स दो मासेस है ना। अब देखो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Gmm/r²। देखो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, क्यों, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा तो ऐसे कट हो जाएंगे, ठीक है। या फिर हम सीधा ही इसे बिना इधर लाए, कोई कैलकुलेशन में ऐसे ही हम मिस्टेक कर रखे, मेरे से हम ऐसे सीधा सीधा भी काट सकते हैं अगर कोई चीज़ें जो दोनों इक्वल हों लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे, ठीक है जी। अब देखो ये तो एक्सेलरेशन आएगा, हमें क्या चाहिए, ग्रेविटी का एक्सप्रेशन चाहिए। तो देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन भी वही होगा ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह हम ग्रेविटी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू Gm/r²। सो ये क्या आ जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है जी। और ये आपको हमेशा कंफ्यूज नहीं होना, छोटा जी एक्सेलरेशन की वजह से, ये सिंपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हाँ जी, जो कैप्लर के 3 लॉज हमने छोड़े थे, कैप्लर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो वो पढ़ते हैं। तो देखो इन्होंने क्या 3 लॉ दिए, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ पीरियड्स। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्या माना जाता था जब ऐसे नहीं हमें पता चला था कि सोलर सिस्टम में ऐसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं। तो सबसे पहले तो यही माना जाता था कि अर्थ हमारा जो राजा है, अर्थ सेंटर में है और उसके अराउंड सन और बाकी प्लैनेट्स है ना रिवॉल्व करते हैं। तो फिर जो निकोलस आए, ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस, उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसे नहीं होता कि अर्थ के आसपास नहीं सब घूमते प्लैनेट, अर्थ भी मूव करता है और दूसरे प्लैनेट्स के साथ सन के आसपास, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिटर्स में जो सन है वो तो रेस्ट पे ही है, बट जो प्लैनेट्स है वो मोशन कर रहे हैं सन के अराउंड, ठीक है, अर्थ सेंटर में नहीं है, अर्थ रेस्ट पे नहीं है। तो सबसे पहले तो इनकी बातों पे किसी ने विश्वास नहीं किया कि निकोलस कॉपरनिकस की, कि नहीं ऐसे क्यों, ऐसे तो नहीं हो ही नहीं सकता। बट काफ़ी टाइम बाद जब ये जो थिंक थी उसे एक्सेप्ट कर लिया गया, कि बहुत सारी स्टडीज़ हुई तो ये पता चल गया कि नहीं, अर्थ भी भाई मूव करती है, अर्थ कोई राजा नहीं है, ठीक है। तो कैप्लर ने क्या बताया, सबसे पहले लॉ ऑफ ऑर्बिट। सो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, कहते ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन
elliptical orbit with the sun at one focus of the elliptical path। कहते देखो ये एक क्या है, एलिप्टिकल पाथ है, मतलब ओवल शेप्ड। कहते जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन एक मेन फोकस है उनका, ठीक है, और उसके अराउंड एलिप्टिकल पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं। आगे है लॉ ऑफ एरिया। कहते द पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, दैट इज द लाइन जॉइनिंग ऑफ द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स एंड equal areas in the equal time, that is the aerial velocity of the planet around the sun always remain constant। देखो ये थोड़ा आपको पढ़ के लगेगा कि क्या है, बट इट इज़ वेरी इजी। देखो ये हमें पता है कि अगर हमारा प्लैनेट अर्थ है, सन के नज़दीक है, तो हमें पता है कि गर्मी होगी, दूर है तो सर्दी होगी। देखो अब कहते हैं अगर वो नज़दीक है तो सी पॉइंट से अगर मूव करते करते वो यहाँ पर आया, तो जो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी होगी, जो यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट होगी, और जो यहाँ पर होगी सर्दियों में या गर्मियों में जब सन से दूर है या जब सन के पास है, तो वो जो डिस्टेंस होगा, वो जो डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि वेलोसिटी की बात करें हम, तो वो कांस्टेंट ही रहेगी। मींस इसका एरिया दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से पॉइंट ने शुरू किया किसी प्लैनेट ने, तो वो यहाँ पर पहुँचा, और यहाँ से भी मान लीजिए यहाँ पर या यहाँ पर पहुँचा, तो दोनों का एरिया हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है जी। आगे है लॉ ऑफ पीरियड। द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट अबाउट द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल पाथ। देखो ये जो एलिप्टिकल पाथ है उसका जो आर है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, टाइम। कितने टाइम में वो जो प्लैनेट हमारा रिवॉल्व कर रहा है वो किसके इक्वल होगा, जो डिस्टेंस होगा एलिप्टिकल पाथ की मेजर एक्सिस उसके क्यूब के। ठीक है, और ये तो हमें भी पता है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम का स्क्वायर किसके इक्वल है, जो मेजर एक्सिस है हमारी उसके क्यूब के। हाँ जी, सो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, केपलर के लॉ पढ़ लिए, उसके बाद हमने पढ़ लिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं दोनों नाम इसलिए बताती हूँ, कई बार क्वेश्चन आ जाए तो हम मिस्टेक ना करके आएँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये पढ़ लिया, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने ये भी पढ़ लिया, एंड बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। सो thank you and have a wonderful day. If you like the video, please like, subscribe and share. Bye bye.